हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है नगिन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th की हिंदी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम का चैप्टर 4 पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 में हमने इसका पत्रकारीय लेखन क्या है, समाचार कैसे लिखा जाता है, समाचार लेखन और उसके 6 कंकार, फीचर क्या है, फीचर कैसे लिखे जाते हैं, तो इसके बारे में हमने एक्सप्लेन करके लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड को समझा और करा। अब हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में हम आगे लिखे देखेंगे कि विशेष रिपोर्ट कैसे लिखें, विशेष रिपोर्ट का लेखन और लेखन टिप्पणियाँ आदि के विषय में पढ़ेंगे। पर इससे पहले मैं आपको पार्ट 1 का शॉर्ट में बता देती हूँ, जिससे आपको पार्ट 2 करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि समाचारों में बड़ी शक्ति है, ठीक वैसे ही जैसे कि पानी के जबरदस्त प्रवाह में होती है। इसे खुला छोड़ देंगे तो गांव के गांव बहा देगा। उसी तरह निरंकुश कलम समाज के विनाश का कारण बन सकती है, लेकिन अंकुश भीतर का होना चाहिए। बाहर का अंकुश तो और भी जहरीला होता है। तो हम या पार्ट के विषय में बताती हूँ आपको। शॉर्ट में पता करते हैं क्या था फर्स्ट पार्ट में। अब हम सेकंड पार्ट फिर आगे पढ़ेंगे। एक अच्छा पत्रकार या लेखन बनने के लिए विभिन्न जनसंचार माध्यमों में लेखन लिखने की अलग अलग शैलियों से परिचित होना जरूरी है। अखबारों या पत्रिकाओं में समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट, लेख और टिप्पणियां प्रकाशित होती है। इन सबको लिखने की अलग अलग पद्धति होती है। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि समाचार लिखने की अलग अलग पद्धति होती है, अलग अलग नियम, शैला, भाषा आदि का प्रयोग किया जाता है, जिनका ध्यान रखा जाता है। एक अच्छा पत्रकार इन सब चीज़ों का ध्यान रख के ही अच्छी रिपोर्ट तैयार करता है। समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग होता है। समाचार लिखते हुए 6 कंकारों का ध्यान रखना चाहिए। फीचर लिखने में उल्टा पिरामिड की बजाय फीचर की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। भाई हम फीचर लिखते हैं, हम ये नहीं कि समाचार तो हमें उल्टा पिरामिड में लिख लिया, फीचर को भी हम उल्टा पिरामिड में लिखेंगे, पर फीचर की शुरुआत तो हम कहीं से भी कर सकते हैं। जबकि विशेष रिपोर्ट के लेखन में तथ्यों की खोज और विश्लेषण पर जोर दिया जाता है। समाचार पत्रों में विचारपरक लेखन के तहत लेख, टिप्पणियों और समाचारीय संपादकीय लेखन में भी विचारों और विश्लेषणों पर जोर दिया जाता है। हर तरह से समाचार पत्रों में हर चीज का टिप्पणियों पर, लेखनों पर, हर चीज पर, विचारों पर जोर दिया जाता है। इसके बिना लेखन संभव नहीं है। एक अच्छा लेखन तभी मान्य रखता है ध्यान से, जो पत्रकार एक ध्यान देकर अपने लेखन को लिखता है। एक अच्छे लेखन लिखने के लिए ध्यान देने योग्य बातें जो होती है, जो एक पत्रकार ध्यान देता है, उन्हें वाक्यों को छोटे से छोटे वाक्यों में लिखना चाहिए। जटिल वाक्यों की तुलना में सरल वाक्य संरचना को वरीयता देते हैं। में जो जटिल वाक्य होते हैं ना, उनके उस तुलना में जो पत्रकार होते हैं, नए लेखक होते हैं, सरल वाक्यों की संरचना करनी चाहिए। उन्हें आम बोलचाल की भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। गैर जरूरी शब्दों के इस्तेमाल से बचें। शब्दों को उनके वास्तविक अर्थ समझकर ही प्रयोग करें। अच्छा लेखन के लिए अच्छा पढ़ना भी बहुत जरूरी है। जाने माने लेखकों की रचनाएं ध्यान से पढ़िए। भाई लेखक को, जाने माने लेखकों की रचनाएं ध्यान से पढ़नी चाहिए। अपने लिखे को दोबारा जरूर पढ़िए और अशुद्धियों के साथ साथ गैर जरूरी चीज़ों को हटाने में संकोच मत कीजिए। लेखक ने में कसावट बहुत जरूरी है। भाई इसमें बताया गया है कि जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि लेखन की प्रक्रिया में नए लेखक को क्या करना चाहिए, नए पत्रकार को अगर वो लेखन कार्य में करने जा रहा है तो उसको क्या करना चाहिए। भाई अपने लेखन को, जो उसने लिखा है समाचार पत्र में छपने के लिए, उसे दोबारा जरूर पढ़ना चाहिए। उसकी अशुद्धियों को के साथ साथ गैर जरूरी चीज़ों को भी हटाने में संकोच नहीं करना चाहिए।
उसके लेखन में कसावट बहुत ज़रूरी है। भाई जब तक जोर मजबूत नहीं होगा तब तक वो लेखन कैसे सफल होगा। लिखते हुए एक यह ध्यान रखिए कि आपका उद्देश्य अपनी भावनाओं, विचारों और तथ्यों को व्यक्त करना है। भाई जब वो लिखता है तो उन्हें यह ध्यान देना चाहिए लेखक को कि अपना उसका खुद का भविष्य, उद्देश्य, भावनाओं को और विचारों को क्या व्यक्त कर रहा है, और ना कि दूसरों को प्रभावित करना है। भाई उसका काम दूसरों को प्रभावित करना ना हो, बल्कि अपने विचारों और तथ्यों को व्यक्त करना हो। एक अच्छे लेखक को पूरी दुनिया से लेकर अपने आसपास घटने वाली घटनाओं, समाज और पर्यावरण पर गहरी निगाह रखनी चाहिए। भाई जब वो समाज और घटनाओं पर गहरी निगाह रखेगा तो उन्हें हर तरह से देखना चाहिए कि वे उसके अपने लेखन के लिए उनसे विचार बिंदु निकाल सके। उन्हें हर तरफ, चारों तरफ नज़र रख के भाई उससे वो विचार बिंदु निकाल सकता है या नहीं। और एक लेखक के पास अपने किसी विषय पर बारीकी से विचार करने का धैर्य होना चाहिए। भाई लेखक के पास अपने जिस विषय पर वो रिपोर्ट तैयार कर रहा है उसके विषय के विचार करने के धैर्य होना चाहिए। तो चलिए, इससे ऐसे हमने चैप्टर पार्ट 1 करा। अब हम चैप्टर पार्ट 2 को आगे करते हैं। हमने यहाँ पर विशेष रिपोर्ट को कैसे लिखे, यानी कि एक पत्रकार को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब हमने आपको बताया। और उसी से हमको पार्ट 1 में पढ़ा। और अब हम विशेष रिपोर्ट का एक उदाहरण देखते हैं। चलिए, तो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। बिरहरों का लुप्त होता संसार। बिरहरों का लुप्त होता संसार मतलब कि बिरहर एक जाति है जो अब विलुप्त होती जा रही है, समाप्त होती जा रही है। जबहर फलामू बिहार। भाई बिहार में जबहर के पास बिरहरों की एक बस्ती है। अक्खू बिरहोर की विधवा। भाई बिरहोर एक अक्खू बिरहोर नाम का व्यक्ति है, उसकी विधवा, उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसकी विधवा के बारे में बताया गया है कि विधवा पत्तियों और घास फूस से बनी अपनी कुंभा या झोपड़ी के बगल में चुपचाप बैठी है। भाई उसकी विधवा पत्तियों और घास फूस से बनी उसकी झोपड़ी के बगल में चुपचाप बैठी हुई है। कुंभा क्या होता है? एयर कंडीशन टाइप में होता है। भाई आगे अभी रिपोर्ट पूरी पढ़ेंगे तो कुंभा के बारे में क्लियर होएगा, देखना। बिरहोर बस्ती पलामू जिले के बालमठ ब्लॉक में स्थित जबहर गांव में बिल्कुल बाहर है। भाई बिरहोर जो बस्ती है वो बालूमठ ब्लॉक में जबहर गांव से बिल्कुल बाहर की तरफ है, जंगल की तरफ। जबहर के लोग, जिनमें से कुछ ने जिला मुख्यालय डाल्टनगंज के शानदार बंगलों को देखा है। भाई जबहर के लोगों ने, कुछ लोगों ने, सारे लोगों ने, जबहर के लोगों ने, जिनमें से कुछ ने, सिर्फ थोड़े बहुत लोग हैं जिन्होंने जिला मुख्यालय के डाल्टनगंज के शानदार बंगलों को देखा है, यानी बड़े बड़े बंगलों को देखा है। इन कुंभों को एयर कंडीशन कहते हैं। कुंभों को क्या कहते हैं? एयर कंडीशन। ऐसा क्यों कहा जाता है भाई? कुंभों को हम एयर कंडीशन क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने उस समय पता चला था कि हम लोगों को उस समय पता चला था कि जब छोटा नागपुर में आने वाली ठंडी हवाएं इन झोपड़ों से होकर गुजरी तो और ठंड से हमारी हड्डियां कांप गई। जब छोटा नागपुर से आने वाली ठंडी हवाएं थी हमारे झोपड़ों से आके गुजरी तो वो हमारी हड्डियों को कपा गई। बिरहोर भी उसी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाई समूह के हैं। भाई जो बिरहोर जाति है ना, वो भी इसी भाषाई समूह की जाति के हैं, जिनमें हो स्थाल या मुंडा जनजाति के लोग। और स्थाल और मुंडा क्या है? यह भी एक जाति की ब्रीथ है। स्थाल या मुंडा जनजाति के लोग आते हैं। वे जंगल बिर के लोग, यानी वे जंगल के लोग होते हैं। इनको ये प्रॉपर गांव से बाहर जंगलों में रहते हैं अपनी बस्ती बसाकर। छोटा नागपुर क्षेत्र की खाना बदोश जाति के ये लोग मुख्य रूप से पलामू, रांची, लोहरदंगा, हजारीबाग और सिंहभूम के आसपास विचरते रहते हैं। भाई ये जो छोटा नागपुर क्षेत्र है उनके आसपास की जो गांव है, शहर है, उनके आसपास खाना बदोशी जाति की तरह, लोगों की तरह घूमते रहते हैं। कई मामलों में बिरहोर लोग अजीबोगरीबी प्राणी होते हैं।
भाई कई मामलों में तो ये बिरहोर लोग, जो गरीब लोग, जंगलों में आदिवासी लोग होते हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता होता, ना उन्हें बाहर की दुनिया से मतलब होता है, वो जंगलों के अंदर ही रहते हैं, वो बड़े ही अजीबोगरीब प्राणी होते हैं। इनकी जाति भी समाप्त होती जा रही है। भाई अब इन बिरहोरों की जाति भी समाप्त होती जा रही है। 1971 की जनगणना में बताया गया था कि उस वर्ष इनकी संख्या 4000 थी। 1971 की सरकार की जब जनगणना हुई तो इन बिरहरों की संख्या केवल 4000 थी। अब वे 1993 में फिर से जनगणना हुई तो उसमें महज 2000 के आसपास ही रह गए। हो सकता है कि इससे भी कम हो, भाई अब हो सकता है इससे भी कम हो। इसमें उड़ीसा से लगभग 144 और मध्य प्रदेश के 67 भी शामिल है। भाई इसमें उड़ीसा के तो लगभग 144 और मध्य प्रदेश के 67 लोग भी शामिल है। बेशक इनका समूह मुख्य बिहार में है। भाई इनका समूह बिल्कुल बिहार में है, मुख्य बिहार के अंदर है। इस राज्य में 1971 की जनगणना के समय इनकी संख्या 3464 थी। 1987 में बिहार के एक सरकारी अध्ययन के मुताबिक इनकी संख्या घटकर 159 हो गई। भाई पहले तो 1971 में तो इनकी संख्या 3464 थी। बाद में बिहार में एक सरकारी अध्ययन के, जब सरकारी जनगणना हुई, अध्ययन हुआ, तो उसके मुताबिक इनकी संख्या घटकर 169 हो गई। मध्य प्रदेश में इनकी संख्या 1971 में 738 से घटकर 1991 में 67 हो गई। भाई मध्य प्रदेश में भी इनकी संख्या घट गई। इन बिरहरों की संख्या दिन ब दिन घटती ही जा रही है, कम होती जा रही है। क्यों कम हो रही है? देखिए, इनके समाप्त होते जाने की वजह उन जंगलों का धुआंधार ढंग से विनाश है। भाई इनकी जाति क्यों खत्म होती जा रही है? क्योंकि उन जिन जंगलों में वो रहते हैं उन जंगलों का धुआंधार ढंग से, यानी एकदम बहुत स्पीड से वो समाप्त होती जा रहे हैं जंगल, जिनकी वजह से इनका भी विनाश होता जा रहा है। जिन पर ये निर्भर है, भाई ये लोग उन्हीं जंगलों पर निर्भर है, जंगलों में ही खाते हैं, जंगलों में ही रहते हैं। इनकी जरूरतों अथवा इनके अजीबोगरीब स्वरूप पर ध्यान दिए बिना तैयार की गई विकास प्रक्रिया से कोई मदद नहीं मिली। भाई इनकी ज़रूरतें क्या थी? कुछ भी ज़रूरतें नहीं होती थी। पेड़ पौधों से वो खाना खाते थे, भोजन खाते थे, जानवरों को मार के खा लेते थे। अजीबोगरीब उनका स्वरूप होता था, कपड़े नहीं पहनते थे, पत्ते पौधे सब ये लगाते थे। और इन बिरहर मुख्य रूप से शिकार जुटाने वाली जाति रही है। भाई बिरहर जो है मुख्य रूप से जंगल में रहती थी, तो वो शिकार को पकड़ने वाली, शिकार करने वाली जाति रही है। वे रस्सियां बनाने और लकड़ी का काम भी करते रहे हैं। भाई बिरहर जो लोग हैं वो जंगल में पेड़ होते हैं, पेड़ों से वो रस्सियां बनाते हैं। नारियल के पेड़ होते हैं, किसी और भी पेड़ होते हैं, बांस के पेड़ से लकड़ियां का काम करते थे। जंगलों को आरक्षित कर दिए जाने के बाद से वे ना तो लकड़ी काट सकते हैं। भाई जब से सरकार ने जंगलों को आरक्षित कर दिया गया है, ना तो वो जंगलों से लकड़ी काट सकते हैं, ना रस्सी बनाने के लिए रेशा निकाल सकते हैं। वे जो सामान तैयार करते थे उनकी कीमत इतनी कम मिलती थी कि उनकी लागत भी नहीं निकल पाती थी। भाई वो जो रस्सी और लकड़ी से जो सामान तैयार करते थे उनकी लागत इतनी नहीं मिलती थी जितनी उनकी पूंजी लग जाती थी। जब कुछ इलाकों में जंगलों की जबरदस्त कटाई होने लगी तो शिकार के काम से भी इनकी छुट्टी हो गई। भाई कुछ इलाकों में तो जंगलों की जबरदस्त कटाई होने लगी और फिर तो शिकार से भी इनकी छुट्टी होने लगी। प्राकृतिक विपदा या संकट के समय सबसे ज़्यादा मार इन पर ही पड़ती है। भाई जब प्राकृतिक विपदा आती है या संकट आता है तो सबसे ज़्यादा मार जंगल में रहने वाले इन बिरहरों पर ही पड़ती है। इस जनजाति के बारे में अज्ञानता से भी काफ़ी गड़बड़ हुई है। भाई इन जनजाति वाले लोगों को, बिरहरों को ज्ञान नहीं था। अज्ञानता के कारण भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुई है। इसी कारण बिरहरों के बारे में जनगणना का आंकड़ा भी गलतियों से भरा है। भाई बिरहरों की जो जनगणना हुई थी तो वो भी सही नहीं है, वो उसमें भी बहुत सारी गलतियां हैं। यहाँ के लोग बिरहरों है, भाई यहाँ के लोग तो बिरहर तो है। उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थानीय लोग इन्हें
मंदकिंदी कहते हैं। भाई उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में तो स्थानीय लोग जो नॉर्मल लोग हैं, आराम से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, वो लोग क्या कहते हैं, इन्हें मनकीदी कहते हैं। सबलपुर जिले में ये मनकिर्दियाँ हो जाते हैं और सबलपुर जिले में तो इनको मनकिर्दियाँ कह देते हैं। ये दोनों नाम बंदरों को पकड़ने में इनकी निपुणता के कारण है। भाई बंदरों को पकड़ने वाला ये एक ग्रुप है जो सिर्फ बंदरों को पकड़ने में ही निपुण होते हैं। चूंकि बंदर प्राय फसलों और फलों को बर्बाद करते रहते हैं, स्थानीय लोग बंदरों को पकड़ने के लिए बिरहरों को लगाते हैं। भाई जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो बंदरों को पकड़ने के लिए बिरहरों को काम पे लगा देते हैं। जंगलों के खत्म होने के साथ उनका यह काम भी खत्म हो गया। भाई अब जंगल खत्म हो गए तो उन्हें बंदर पकड़ने का काम भी खत्म हो गया उनका। 1971 में इस खानाबदोश समूह को उड़ीसा में 3 अलग अलग जनजातियों बिरहोर, मनकीदी और मनकिर्दिया के रूप में गिनती करके काम समाप्त कर दिया गया। भाई 1971 में खानाबदोश समूह था जो बिरहरों का, उड़ीसा में 3 अलग अलग जनजाति बना दी गई, एक बिरहोर, मनकीदी और मनकिर्दिया के रूप में गिनती करके काम समाप्त कर दिया गया। इस गलती को 1981 में दुरुस्त किया गया। भाई इस गलती को 1981 में सुधार किया गया। इस गलती के एक जनजाति के रूप में की गई। भाई इसकी गिनती, जो ये बिरहरों की गिनती है, एक जनजाति के रूप में की गई। इस तरह उस राज्य में बिरहरों की संख्या में 44% का इजाफा हो गया। भाई जब 1981 में इसकी गिनती को दुरुस्त किया गया तो इनकी संख्या 44% में इजाफा हुआ, यानी बढ़ोतरी हुई। जबकि सच्चाई यह थी कि उनका समूह कम होता जा रहा था। उड़ीसा सरकार ने इस बढ़ोतरी पर अपनी पीठ थपथपाई। भाई सच्चाई तो ये थी कि बिरहरों की संख्या कम होती जा रही थी, उनका समूह कम होता जा रहा था, पर उड़ीसा सरकार ने उनकी बढ़ोतरी पर अपनी पीठ थपथपाई। इसलिए बिरहरों के बारे में आंकड़ा बेहद अविश्वसनीय है। भाई हम बता नहीं सकते कि बिरहरों का आंकड़ा कितना विश्वसनीय है या नहीं है। शिकारी के रूप में बिरहर लोग बड़े बड़े जंगलों के साथ अपने जीवन की भरपूर संगति बिठाकर रखते हैं। भाई जीवन की जो जंगल के साथ साथ बिरहर लोग जो होते हैं शिकारी के रूप में बड़े बड़े जंगलों के साथ अपने जीवन की भरपूर संगति बिठा कर रखते हैं। जंगलों का उन्होंने काफ़ी फिजूल इस्तेमाल नहीं किया, हमेशा वे विवेक से काम लेते थे। जो बिरहर लोग होते थे उन्होंने जंगलों का फिजूल इस्तेमाल नहीं किया, वे बड़े विवेक से काम लेते थे। यहाँ तक कि कायदे से देखा जाए तो उनकी बस्तियों में भी 10 से ज़्यादा झोपड़ियाँ नहीं दिखाई देती। भाई उन्होंने जंगलों से कह देना इतनी लकड़ी और सब कुछ था, तब भी उन्होंने उसका इस्तेमाल इस बेकार फजूल खर्चे में नहीं किया। उन्होंने बड़े विवेक से उसका काम लिया। उन्होंने कायदे से बस्तियों में भी 10 से ज़्यादा झोपड़ियाँ नहीं दिखाई। उनकी ये बस्तियाँ जंगल में चारों तरफ फैली रहती थी। जो ये बस्तियाँ थी जंगल में पास पास ना होकर एक कहीं पूरे जंगल में फैली रहती थी। उनकी इसमें फ़ायदा ये होता था, भाई उनको इस चीज़ में फ़ायदा ये होता था कि जो विभिन्न समूह हैं उनको जंगल के संस्थानों में हिस्सा बांटने का समान और उचित अवसर मिल जाता। भाई जो ये जंगल के संस्थानों में जो भी समूह बनता, 10-12 इनकी झोपड़ी होती, पूरे जंगल में जगह जगह बढ़ जाती और अपना हिस्सा और अवसर मिल जाता उन्हें बांटने का। आज अपनी पैतृक भूमि बिहार में वे जंगलों की अभूतपूर्व कटाई और विकास के शिकार हो गए हैं। आज जो ये बिरहोर लोग हैं वो जंगलों की अभूतपूर्व कटाई और विकास के शिकार हो गए हैं। इनकी इस दुरावस्था के लिए शराबखोरी भी काफ़ी हद तक जिम्मेवार है। भाई शराबखोरी, शराब पीना भी इनकी दुर्वस्था, उनकी व्यवस्था का बुरा हाल का है, काफ़ी हद तक उनकी दुर्दशा का जिम्मेदार है। बावजूद इसके यहाँ अपराध नहीं है, यहाँ पर किसी तरह का अपराध नहीं है। जबहर पंचायत के एक सदस्य ने बताया कि ये लोग अद्भुत प्राणी है। भाई पंचायत के एक सदस्य ने बताया कि ये लोग तो बहुत ही बिरहर लोग हैं जो
बहुत ही अद्भुत प्राणी है, अजीबोगरीब प्राणी है। अगर इन्हें पता चल जाता कि 1 मील दूर पर भी कि कहीं कोई डकैती वगैरह पड़ रही है, भाई इन्हें किसी कारण से पता भी चल जाता कि 1 मील दूर थोड़ी सी दूरी पर कोई डकैती हो रही है, तो इससे वो अपना व्यक्तिगत मामला मानते हुए लाठी डंडा लेकर दौड़ पड़ते। भाई उन्हें ये लगता कि ये हम लोगों की हमारा आपस का मामला है, तो उनको बचाने के लिए वो करने के लिए अपना लाठी और डंडे लेकर दौड़ पड़ते थे। मैंने आज तक किसी बिरहोर को अपराध करते हुए नहीं देखा। भाई पंचायत का एक आदमी कहता है कि मैंने बिरहोर को अपराध करते हुए आज तक नहीं देखा, किसी भी बिरहोर को। जबहर के लोग बिरहोरों के प्रति असाधारण रूप से उदार है। भाई जो जबहर के लोग हैं ना, बिहार में जबहर में जो लोग रहते हैं, वो बिरहोरों के प्रति असाधारण रूप से उदाहरण है। भाई वो उनके साथ सामान्य व्यवहार करते हैं, अलग से व्यवहार नहीं करते कि नीच जाति है, बिरहर है, जंगलों में रहती है, तो नहीं, नॉर्मल इंसान की तरह उनके साथ साधारण सा व्यवहार करते। बेशक ही जबहरपुर के लोग बिरहरों के प्रति असाधारण रूप से उदार रहे हों, लेकिन फलामू और हजारीबाग के अलावा इन लोगों के को आम तौर पर उपेक्षा का ही शिकार होना पड़ता है। भाई हमेशा इन बिरहरों को उपेक्षा का ही, हर जगह हंसी का पात्र ही बनना पड़ता है। जहाँ तक सरकारी कार्यक्रम की बात है, भाई सरकारी कार्यक्रमों की बात है, इनमें से ज़्यादातर बेकार ही साबित हुए हैं। जितने भी सरकारी कार्यक्रम बिरहरों के ऊपर बनाए गए हैं, करे गए हैं, वो सब बेकार ही गए हैं। इसे आप यह भी कह सकते हैं कि सरकारी कार्यक्रम को भ्रष्ट तंत्र ले उठते हैं। भाई सरकारी कार्यक्रमों में बिरहरों के प्रति जो सरकार कदम उठाती है, कोई स्टेप लेती है, तो उनको भ्रष्ट लोग ही ले उठते हैं। आवास योजनाएं विनाशकारी साबित हुई, क्योंकि जिन वास्तुकारों ने इनके लिए मकानों की योजना तैयार की थी, भाई सरकारी कार्यक्रमों में इन लोगों के लिए, इन बिरहरों के लिए आवास योजनाओं का नियोजन किया गया, पर वो विनाशकारी ही साबित हुई, क्योंकि जिन वास्तुकारों ने इनके लिए मकानों की योजना तैयार की थी, उन्होंने कभी बिरहर लोगों को देखा ही नहीं था। सरकार के जिन लोगों ने इन मकानों की योजना तैयार करी थी, उन लोगों ने तो बिरहरों को कभी देखा ही नहीं था। उन्हें इनकी व्यवहारिक विशिष्टताओं की भी कोई जानकारी नहीं थी। वे उन लोगों को तो इनकी कोई भी बात की, विविधताओं की, किसी भी चीज़ की कोई जानकारी ही नहीं थी। इन आदिवासियों की स्वास्थ्य संबंधी चिंताजनक स्थिति को देखते हुए सरकार ने कुछ योजनाएं तैयार की। वे इन आदिवासियों की स्वास्थ्य संबंधी, क्योंकि वहाँ पे ना तो ये लोग जब बीमार पड़ते थे तो पेड़ पौधों और मिट्टी आदि से ही अपना इलाज करते थे, लेकिन सरकार ने उनके स्वास्थ्य संबंधी के प्रति चिंता जगाते हुए कहा है कि कुछ योजनाओं को तैयार भी किया, लेकिन अफसरों और दलालों ने इन योजनाओं के लिए निर्धारित रकम को हड़प लिया। सरकार ने आदिवासियों के लिए स्वास्थ्य के लिए जो चिकित्सा संबंधी वहाँ स्थापना करनी चाहती थी, तो उन अफसरों ने, जो सरकारी दलाल और अफसर है, उन्होंने इन योजनाओं के लिए जो सरकार ने निर्धारित पैसे किए थे, उन रकम को वो हड़प कर ले गई। जबहर गांव के एक निवासी ने हंसते हुए कहा कि यहाँ तक कि इनके पास तीसरी फसल भी नहीं पहुँच सकी। भाई जबहर गांव के एक निवासी ने हंसते हुए कह दिया कि यहाँ तक तो इनके पास तो पैसे तो छोड़ो, चिकित्सा की बात छोड़ो, यहाँ तक कि इनके पास तो तीसरी फसल भी नहीं पहुँचती। फिर उसने उत्सुकतावश से पूछ ही लिया कि तीसरी फसल का क्या मतलब है, भाई तीसरी फसल क्या होती है? मुझे तो अभी तक केवल 2 ही फसलों की जानकारी है। मैंने गौर किया और उसे इस सवाल की उम्मीद की कि वह उसका उत्तर देगा। उसने बताया कि इस इलाके में तीसरी फसल है सूखा राहत। भाई तीसरी फसल वो किसको कहते थे? भाई सूखा राहत, यानी सरकार की तरफ से सूखा पड़ने के लिए राहत में भेजी जाती थी। इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। भाई राहत में जो रकम भेजी जाती थी, उस पैसों को बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन इस फसल को आमतौर से ब्लॉक स्तर के अफसर और उनके ठेकेदार दोस्त काट ले जाते थे।
इस फसल का भाई जो सरकार ने उनके बिरहरों के लिए, चिकित्सा के लिए, आवासीय योजना और सूखा की राहत के लिए जो पैसा वो उनके लिए भेजती है, उन्हें आमतौर से ब्लॉक स्तर के अफसर या उनके ठेकेदार ले जाते हैं। केवल मामूली सा हिस्सा जनता तक पहुंचता है। भाई थोड़ा सा हिस्सा, उसका 1% हिस्सा ही जनता तक पहुंच पाता है। अब उस मामूली से हिस्से में से बिरहोर लोगों को क्या मिले? भाई उस मामले से हिस्से में बिरहोर लोगों को क्या मिलेगा? वे तो जंगल के में कंदफूल और बेल, बेर, मौसमी फल आदि खाकर ही जिंदा रहते हैं। बिरहोर लोग तो जंगल में कंदमूल, बेर और मौसमी फल खाकर ही जिंदा रहते हैं, और कभी कभी तो कई दिनों तक भूखे ही रह जाते हैं। जब उन्हें वो फल नहीं मिलते, मौसमी फल, तो वो लोग भूखे ही रह जाते हैं। जब हमारे राम वृक्ष बिरहोर को देशज लोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के बारे में बताया तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। भाई जब हमने राम वृक्ष बिरहोर को, बिरहोर के एक व्यक्ति राम वृक्ष, उसका नाम था, राम वृक्ष को देशज लोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के बारे में बताया। भाई सरकार ने देशज लोगों यानी बिरहोर लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 1993 में चालू किया था। तो उसके बारे में उन्होंने राम वृक्ष बिरहोर को बताया। उस हम लोगों को तो लिए यह बनाया गया। भाई उसको यह सुनकर बहुत आश्चर्य लगा कि क्या सचमुच सरकार ने हम लोगों के लिए यह बनाया है। उसने सवाल किया। फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। भाई बहुत देर, थोड़ी देर सोचने के बाद उसने, राम वृक्ष बिरहोर ने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो हम अभी तक इस हालत में नहीं पड़े होते, कि अगर ऐसा होता तो हम अभी तक इस हालत में नहीं रहते। उसने अपना सामान उठाया और चुपचाप वहाँ से चला गया। भाई राम वृक्ष ने वहाँ से सामान उठाया और चुपचाप वहाँ से चला गया। चौबे ने कहा, जहाँ तक मुझे जानकारी है, इस क्षेत्र में कभी कहीं किसी बिरहोर का नाम मतदाता सूची में नहीं आया। भाई ग्राम पंचायत के उस आदमी ने कहा कि मुझे जहाँ तक जानकारी है, मेरी जहाँ तक नॉलेज है, कि इस क्षेत्र में, इस जंगल के क्षेत्र में, बिरहोर के किसी भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं रहा। यह समूह भारतीय समाज के सबसे निचले हिस्से में रहता है। ये जो बिरहोरों का समूह है, भारतीय समाज के सबसे नीचे, सबसे नीची जाति है, सबसे निचले हिस्से में रहता है। खरगोश पकड़ना, रस्सियाँ बुनना और तैयार होने पर कुछ डोलचियाँ बेच देना, उनका क्या काम होता था इन बिरहोरों का? खरगोश पकड़ना, रस्सियों को बुनना, तैयार होने पर उन रस्सियों से क्या बनाते थे? वो डोलचियाँ बनाते थे। इन गतिविधियों को देखते हुए लगता है कि बिरहोर लोग अभी किसी दूसरे युग में रह रहे हैं। भाई उनकी इन गतिविधियों को देखते हुए जंगल में रहना, कंद फूल वगैरह खाना और मौसमी फलों को खाना, रस्सियों बुनना और डोलचियाँ बनाकर बेचना, खरगोश पकड़ना, इन सब गतिविधियों को देखते हुए ऐसा लगता था कि बिरहोर लोग अभी भी किसी दूसरे युग में रह रहे हैं। उनके अंदर जमा पूंजी रखने की प्रवृत्ति नहीं है। भाई अभी उन्होंने दुनियादारी नहीं सीखी, वो पैसों को रखने की प्रवृत्ति में नहीं आए। उनका जीवन आत्मसम्मान से भरा रहता है। भाई उनका जीवन आत्मसम्मान, हमेशा आत्मसम्मान से भरा रहता है। तो इस तरह लेखक ने, अब पत्रकार ने, एक बिरहोर के ऊपर, बिरहोर जाति के ऊपर यह रिपोर्ट तैयार की। यह एक विशेष रिपोर्ट के साथ साथ पी साईनाथ का यह आलेख, पत्रकार का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, पी साईनाथ का यह आलेख है, जिन्होंने विशेष रिपोर्ट के साथ साथ एक अच्छे फीचर का भी बढ़िया उदाहरण दिया। तो अब ये तो हमने देखा कि हम विशेष रिपोर्ट को कैसे लिखें। अब हम देखते हैं कि विचार परक लेखन, लेख, टिप्पणियाँ और संपादकीय। भाई हमने विशेष रिपोर्ट तो तैयार कर ली, पर उसके लिए विचार परक लेखन, लेख और टिप्पणियाँ भी चाहिए और संपादकीय विचार भी चाहिए। तो इस तरह हमने विशेष रिपोर्ट के उदाहरण को देखा और हमने उस उदाहरण को फीचर का उदाहरण भी माना। और अब उस विशेष रिपोर्ट के लेखन के लिए लेख,
टिप्पणियाँ और संपादकीय विचारपरक सामग्री की भी जरूरत होती है। भाई उसको कैसे हम लिखेंगे, एक अच्छी विचारपरक लेखन में इन सब चीज़ों की लेख, टिप्पणियाँ और संपादकीय विचारपरक सामग्री के प्रकाशन के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है और वो क्या मायने रखती है अखबार के लिए, ये देखेंगे। अब इस आने वाले पैराग्राफ में हम यही देखेंगे। अखबार में समाचार और फीचर के अलावा विचारपरक सामग्री का भी प्रकाशन होता है। भाई अखबार में समाचार और फीचर के अलावा ये चीज़ें तो छपती ही छपती है, उसके अलावा एक विचारपरक सामग्री का भी प्रकाशन होता है। भाई एक कॉलम होता है। कई अखबार की पहचान उनके वैचारिक रुझान से होती है। भाई कई अखबारों की पहचान तो उनके विचारों के रुझान से होती है, उनके विचारों के दबदबे के कारण होती है। एक तरह से अखबारों में प्रकाशित होने वाले विचारपूर्ण लेखन से उस अखबार की छवि बनती है। भाई एक तरह से तो विचारपूर्ण लेखन, जो लेखन लिखा हुआ है विचारों से पूर्ण है, तो वह उस अखबार की छवि बन जाती है। अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय अग्रलेख, भाई अखबारों में जो संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय अग्रलेख होते हैं, संपादकीय पृष्ठ पर ही प्रकाशित होते हैं संपादकीय अग्रलेख, उन्हीं में लेख, टिप्पणियां इसी विचारपरक प्रकाश पत्रकारीय लेखन की श्रेणी में आते हैं। भाई यही सब कुछ लेख, टिप्पणियां इसी विचारपरक पत्रकारीय लेखन की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों या वरिष्ठ पत्रकारों के स्तंभ भी विचारपरक लेखन के तहत आते हैं। भाई विचारपरक लेखन के अंतर्गत जो वरिष्ठ पत्रकार है, जो बहुत समय से विशेषज्ञ है पत्रकारिता में जिसको, वो उनके लेखन भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और इसमें कुछ अखबारों में संपादकीय पृष्ठ के सामने ओपेंड पृष्ठ पर भी विचारपरक लेख, टिप्पणियां और स्तंभ प्रकाशित होते हैं। भाई कुछ अखबारों में तो स्टार्टिंग में संपादकीय पृष्ठ के साथ ही होते हैं और कुछ अखबारों में संपादकीय पृष्ठ के सामने होते हैं, जहां पर ओपेंड पृष्ठ पर भी विचारपरक लेख, टिप्पणियां और स्तंभ प्रकाशित होते हैं। तो आगे का पार्ट हम पार्ट 3 में करेंगे। इस चैप्टर को कंटिन्यू पार्ट 3 में करेंगे आगे हम। तो यहाँ तक हमने देखा कि विशेष रिपोर्ट का एग्जाम्पल देकर हमने देखा कि किस तरह विशेष रिपोर्ट को तैयार किया जाता है, और हमने उस रिपोर्ट को एक फीचर का उदाहरण भी बनाया। बहुत बढ़िया उदाहरण वो फीचर का बन सकता है। हमने यह भी देखा कि विशेष रिपोर्ट के साथ साथ लेख, टिप्पणियां और संपादकीय विचारपरक सामग्री कैसे एक अखबार की छवि बनती है। हर चीज को हमने देखा कि एक अखबार की पहचान कहाँ से होती है। तो इस प्रकार हमने अपने पार्ट 2 को समाप्त किया। आगे हम पार्ट 3 को लेके आएंगे। आने वाली वीडियोस की हमारी वेट कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।